नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। राजमार्ग यात्रा ऐप के बारे में दिया है, ये क्या है इसके बारे में जानेंगे। हाल ही में जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, इन्होंने राजमार्ग यात्रा नामक एक ऐप को पेश किया है। यह उपयोगकर्ताओं के अनुकूल होगा। यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके सहायता से आप भारत भर में जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उसके बारे में जितनी भी जानकारी आपको चाहिए व्यापक रूप से, उस जानकारी को यह आपको उपलब्ध कराता है आपके मोबाइल एप्लीकेशन पर। आपको सिर्फ राजमार्ग यात्रा नामक इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा। इससे बेनिफिट क्या होंगे, इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा यही होगा कि आपको जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं भारत के अंतर्गत उसके बारे में पहले तो जानकारी मिल जाएगी, उसके बाद आप एक सुरक्षित और सुखद राजमार्ग यात्रा का अनुभव भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस ऐप की खासियत यह भी है कि आप जिस राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाना चाह रहे हैं उसके बारे में, मौसम के बारे में जो अपडेट है वो भी आपको ये प्रोवाइड्स कराएगा आसानी से। उसके साथ साथ जो टोल प्लाजा कि आपके जिस राजमार्ग पर चल रहे हैं टोल प्लाजा कहाँ है, कितने विवरण पर है, कैसा है, उसके बारे में जितनी भी डिटेल्स है वो भी इसके द्वारा आपको आसानी से मिल जाएगा। और भी इसकी खासियत है, इसकी खासियत यह है, यह परेशानी मुक्त शिकायत का समाधान प्रणाली भी है। आपको जो भी टोल प्लाजा हो चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो उससे संबंधित जो भी शिकायत है आप इस पर कंप्लेन भी अपना रजिस्टर आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद इस ऐप को रिचार्ज कर सकते हैं मासिक रूप से। जैसे जो फास्ट टैग की सुविधा है, ये प्रोवाइड ऐप कर देगा। फास्ट टैग की सुविधा क्या होता है, यह एक स्टिकर्स होता है जो आपके विंडो स्क्रीन पर, गाड़ी की विंडो स्क्रीन पर लगाया जाता है। ये आपके जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, उससे जुड़ा होता है, बैंक अकाउंट से जुड़ा होता है, जिससे जो आपका टोल टैक्स देना है, टोल टैक्स, वो आपके अकाउंट से कट के सीधा चला जाएगा। आपको बैरिकेडिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इससे भी जो फास्ट टैग है इससे भी यह अटैच होगा जो राजमार्ग यात्रा एप्लीकेशन है। तो इसके और भी इसके अंदर एक खासियत है, इसकी खासियत जो आपको एक जिम्मेदार ड्राइवर बनाता है, जिम्मेदार ड्राइवर्स बनाता है। कैसे? अगर आपकी गाड़ी ओवर स्पीड में है तो आपके मोबाइल एप्लीकेशन पर नोटिफिकेशन आ जाता है कि आप ओवर स्पीड में चल रहे हैं, कृपया आप अपने जो स्पीड है उसे कंट्रोल करिए। यह आपको वॉइस रूप से, मतलब आवाज़ बोलकर भी सुविधा प्रोवाइड कराता है। तो ये थी खासियत राजमार्ग यात्रा ऐप के द्वारा, आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए जानते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI, यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से यह एक वैधानिक निकाय है। ध्यान रखिएगा, यह एक वैधानिक निकाय है जिसे 1995 में स्थापित किया गया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत ये काम करता है। यह एक स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला संगठन है जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी यही है कि कुल भारत में जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग है लगभग 1,32,499 किलोमीटर्स, 1,32,499 किलोमीटर्स राष्ट्रीय राजमार्गों में से केवल 50,000 राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका प्रबंधन करना और उसका देखरेख करना, इसका काम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसके बारे में हो गया। नेक्स्ट बढ़ेंगे, G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन के बारे में दिया है। G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन, सबसे पहले तो जो G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन है वो कहाँ रहा है? ये हो रहा है गुजरात के गांधीनगर में। एक फैक्ट तो आपका यही तैयार हो जाएगा कि गुजरात के गांधीनगर में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन होगा। इसमें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जो स्मृति ईरानी है, यहाँ पर देखिए बीच में बैठी हैं, स्मृति ईरानी है। वहाँ पर जो G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन हो रहा है उसमें एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगी जिसका नाम है G20 एम्पावर टेक इक्विटी डिजिटल इंक्लूजन प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म का काम क्या होगा? इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य ये होगा जो महिला हैं और लड़कियां हैं उनको जो जितनी भी टेक्नोलॉजी संबंधित, जितनी भी प्रौद्योगिकी संबंधित जानकारी है या जो भी स्किल है, कौशल है, डिजिटल कौशल, वो प्रदान किया जाएगा महिलाओं को और लड़कियों को डिजिटल रूप से, यानी टेक्नोलॉजी रूप से जितनी भी जानकारी होंगी, स्किल होगी, ट्रेनिंग होंगी, वो इन्हें दिया जाएगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किसके द्वारा किया गया है?
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी थी। तो एक तो मंत्रालय हो गया केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, उसके साथ साथ जितने G20 के अलायंस कंट्री हैं, G20 के जितने भी अलायंस कंट्री है वो इसके सहयोग द्वारा भारत का जो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है उसके साथ इसे लॉन्च किया गया है। इसका पर्पस समझ में आएगा, उस उद्देश्य इसका यही है। इसे लगभग 120 भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा, 120 भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि भाषा जो है वो बाधा न बने। आप किसी भी भाषा में आसानी से 120 भाषाओं में से जो आप जानते हैं उसमें आप आसानी से इसे सीख सकते हैं। यह एक डिजिटल कौशल पाठ्यक्रम प्रदान भी करता है। जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया G20 एम्पावर टेक इक्विटी डिजिटल इंक्लूजन प्लेटफॉर्म, इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग G20 देशों में जो लिंग डिजिटल विभाजन है उसको पाटने के लिए किया गया है। ये जो लिंग डिजिटल विभाजन है ये क्या होता है? लिंग मतलब पुरुष और महिलाओं को बीच में है। पुरुषों के पास टेक्नोलॉजी ज्ञान और टेक्नोलॉजी से संबंधित जितनी भी जानकारी है महिलाओं की अपेक्षा अधिक है, क्योंकि यह डिजिटल रूप से पुरुष अधिक साक्षर है, एजुकेशन में भी अधिक साक्षर है, महिलाएं अभी भी साक्षर उतना नहीं है। तो ये जो गैप है महिला पुरुष के बीच में, जो अंतर है डिजिटल साक्षरता का, उस गैप को पाटने के लिए भी यह काम कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा G20 एम्पावर टेक इक्विटी डिजिटल इंक्लूजन प्लेटफॉर्म, इसे लॉन्च कहाँ गया है ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, महारत्न और नवरत्न कंपनियों के बीच में अंतर क्या है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो जानते हैं चर्चा में क्यों है। भारत सरकार ने जो आयल इंडिया लिमिटेड है, यानी OILs आयल इंडिया लिमिटेड है, इसे हाल ही में महारत्न श्रेणी में डाल दिया है। महारत्न कंपनी का इसे दर्जा दे दिया है, किसको? आयल इंडिया लिमिटेड्स को। इस कंपनी के जो वित्तीय मामले की जो क्षमता है, जो निर्णय लेने की क्षमता है और बढ़ जाएगी, जिससे महारत्न का दर्जा मिलते ही आयल इंडिया भारत का 13वां महारत्न बन गया। ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ऑयल इंडिया लिमिटेड भारत का 13वां महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बन गया। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र मतलब कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर्स यूनिट्स बन गया है। 2010 में इसे नवरत्न का दर्जा हासिल हुआ था। ऑयल इंडिया द्वारा हाल ही में एक नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है, इसका अधिग्रहण किया है। अधिग्रहण करने से ही इसके जो एकीकृत ऊर्जा है कंपनी के रूप में अपनी स्थिति और भी मजबूत कर लिया है। कौन? ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा सरकार ने जो ONGC है, ONGC विदेश लिमिटेड, ONGC विदेश लिमिटेड यानी कि OVL को भी नवरत्न का दर्जा दिया है। नवरत्न CPSE का मतलब क्या है? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर्स यूनिट या एंटरप्रेन्योरशिप उद्यम, या एंटरप्रेन्योरशिप जिसे उद्यम बोलते हैं, तो CPSE हो गया। इसका भी नवरत्न CPSE का दर्जा दिया है किसको? जो OVL है यानी ONGC विदेश लिमिटेड है। तो अब जानते हैं ये 14वां नवरत्न बन गया है। ध्यान रखिएगा, ये 14वां नवरत्न बन गया है। तो टोटल 14 नवरत्न कंपनियां हो गई, महारत्न की संख्या 13 होगी। 13वां बना है OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड बना है। अब इसके पैरामीटर्स के बारे में जानेंगे कि किस पैरामीटर्स पर कंपनियों को नवरत्न या महारत्न का दर्जा दिया जाता है या मिनी रत्न का दर्जा दिया जाता है। तो सबसे पहले महारत्न के बारे में जानते हैं। किसी भी कंपनी को यदि महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है तो सबसे पहले उसे इसके पहले नवरत्न का दर्जा हासिल कर चुका हो। उसके साथ साथ जो भी भारत का स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें सार्वजनिक शेयरधारिता जो निर्धारित की गई है, स्टॉक जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है भारत का, तो उसमें ये सूचीबद्ध हो, उसमें ये लिस्टेड हो। उसके साथ साथ जो महारत्न कंपनी है उसका जो औसत वार्षिक कारोबार है पिछले 3 साल में जो उसका एवरेज जो वार्षिक कारोबार है कम से कम 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो। प्लस उसके बाद जो नेट वैल्यू है कंपनी की, वो कम से कम पिछले 3 सालों में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो, 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो। तो ऐसे कंपनी को दर्जा दिया जाता है महारत्न का। ऐसे कंपनी को किसका दर्जा दिया जाता है? महारत्न कंपनी का। अब आते हैं नवरत्न कंपनी के बारे में। नवरत्न कंपनी का दर्जा दिए जाने के लिए कंपनी को क्या करना होगा? सबसे पहले तो कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा हासिल होना चाहिए। मिनी रत्न का दर्जे में श्रेणी 1, मिनी रत्न के दर्जे में वो भी श्रेणी 1 का दर्जा हासिल होना चाहिए, या फिर जो शेड्यूल ए है अनुसूची फर्स्ट में जो CPSE शामिल है या तो उसे नवरत्न का दर्जा दिया जाता है। प्लस उसके बाद पिछले 5 वर्षों में कम से कम 3 उत्कृष्ट
जैसे बहुत अच्छी रेटिंग हो, आपको 5 में से कम 3 रेटिंग आपको मिला हो, चाहे बहुत अच्छी रेटिंग हो, अच्छा हो, और इन सब सारे मानदंडों में आप खरा उतरे हो। उसके साथ साथ आपका जो नेट वैल्यू है, आपका जो नेट वैल्यू हो वो पॉजिटिव हो। अब प्लस उसके बाद मिनी रत्न सेकेंड श्रेणी की स्थिति आपको हासिल हो। प्लस उसके बाद 3 सालों में, पिछले 3 वर्षों में लगातार आपने प्रॉफिट दिखाया हो, पिछले 3 वर्षों में लगातार प्रॉफिट दिखाया हो, तो आपको दर्जा मिलेगा। किसका दर्जा मिलेगा? नवरत्न का, नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल जाएगा। महारत्न में कुछ और चीज़ें छूट गई है, देखिए स्लाइड इधर उधर हो गई है, और भी जान लेते हैं। जैसे कि 25 करोड़ 3 सालों में प्रॉफिट होगा। प्लस इसके बाद ये भी इसमें दिया है महारत्न में, ध्यान रखिएगा, महारत्न में आपको टैक्स पे, आप सरकार को टैक्स देने के बाद आपका जो शुद्ध लाभ है 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए, 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। प्लस उसके बाद जो आपका रिप्रेजेंटेशन है, आपका सिचुएशन स्थिति है अंतर्राष्ट्रीय लेवल से, कि आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल से आप अपने कंपनी का प्रोडक्शन कर रहा है, ये महारत्न कंपनी का दर्जा हो गया। तो ये तो हो गया महारत्न, और ये हो गया मिनी रत्न। प्लस उसके बाद नवरत्न। अब आते हैं मिनी रत्न पर, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मिनी रत्न की सिचुएशन के लिए आपको क्या करना होगा? मिनी रत्न के लिए आपको मिनी रत्न श्रेणी 1 की स्थिति हासिल होना चाहिए, तब आपको मिनी रत्न का दर्जा दिया जाएगा। पिछले 3 सालों में लगातार आपने प्रॉफिट कमाया हो, तब आपको दिया जाएगा जो मिनी रत्न कंपनी का दर्जा। 3 वर्षों में कम से कम आप 3 वर्षों में कम से कम आप 1 वर्ष के पश्चात, 1 वर्ष के पश्चात आपका जो नेट वैल्यू है कंपनी की, नेट वैल्यू है कंपनी का, वो पॉजिटिव हो, वो पॉजिटिव हो। प्लस उसके बाद सरकार को दे किसी भी ऋण के भुगतान ब्याज पर आप निर्भर नहीं हो। मतलब कि आपकी जो कंपनी है, आपकी जो कंपनी है, किसी तरीके से आप अपने ही खर्चे से अपना काम चलाइए, किसी प्रकार से सरकार को बजट न देना पड़े, सरकार को ऋण न देना पड़े, और सरकार को कोई भी एडो या भुगतान न देना पड़े, तब तो आपको दर्जा दिया जाएगा किसका? मिनी रत्न का, किसी कंपनी को। अब फिर बजटीय सहायता या सरकारी गारंटी की आवश्यकता न हो, तो ये था उसके बारे में, रत्न, मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियों के बारे में। एक न्यूज है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर प्रतिबंध लगाया गया है भारत सरकार द्वारा। भारत सरकार ने घरेलू जो विनिर्माण है उसको बढ़ावा देने के लिए जो पर्सनल कंप्यूटर्स यानी कि जो पीसीस होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, और अन्य इसके साथ जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं, उसका जो आयात है, जो इंपोर्ट किया जाता है, उस पर भारत सरकार द्वारा बैन लगाया गया है। ये प्रतिबंध लगाने का कारण क्या है? प्रतिबंध लगाने का कारण यही है कि भारत WTO का मेंबर है, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मेंबर्स है। इसके साथ साथ भारत ITA भी साइन किया है, ITA, इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट फर्स्ट, इसको भी भारत साइन किया है 1997 में, इसे भी भारत साइन करके रखा है। तो जो ITA होता है WTA के अंतर्गत, इसका काम ये है कि आप किसी भी आयात पर शून्य शुल्क लगाएंगे, यानी कि आयात आप 0 रखेंगे। आयात जो शुल्क होता है वो किसी प्रोडक्ट्स पर 0 कर लगाएंगे, उस पर शुल्क आप नहीं लगाएंगे। तो भारत तो शुल्क तो लगा नहीं सकता किसी भी वस्तु पर, जब शुल्क लगा नहीं सकता तो ये प्रतिबंध ही लगा दिया कि चलो मैं सामान ही नहीं लूँगा। ये इसे तो एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट के तहत ये है कि आप किसी भी प्रोडक्ट्स पर जो आयात है उस पर शुल्क नहीं लगाएंगे। तो भारत ने कहा कि अगर शुल्क नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इस पर भारत एग्रीमेंट है, तो भारत ने जो उपकरण है उसी पर ही प्रतिबंध लगा दिया कि मैं सामान ही नहीं लूँगा, शुल्क की बात ही छोड़ो। तो और नया नियम बनाया गया है भारत सरकार द्वारा, विदेश व्यापार महानिदेशालय जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत ये काम करता है, भारत के वाणिज्य मंत्रालय के तहत। इसके तहत एक सूचना जारी की गई है, सूचना में कुछ नियम बनाए गए। 1-2 हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर्स 8471 नामक एक नियम बनाए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि जो लैपटॉप है, टैबलेट है आदि पर कोई भी आयात प्रतिबंध होगा, इस पर आयात प्रतिबंध लागू किया जाएगा। और उसे अनुमति कब मिलेगी? जब उसके पास एक वैध लाइसेंस हो। जब किसी व्यक्ति जो इंपोर्ट कर रही है कंपनी, उसके पास एक वैध लाइसेंस होना चाहिए, जो भारत सरकार का जो DGFT, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से आप वैध कराए हों। प्लस उसके बाद जिस स्रोत से आप सामान को ले रहे हैं उसका वो एक विश्वसनीय स्रोत हो, आपको यह मेंशन करना होगा, तब आपको लाइसेंस मिलेगा किसी सामान को इंपोर्ट करने के लिए।
उसके साथ एक और भी नियम उसमें जोड़ा गया है, बैगेज नियम, इसका नाम है बैगेज नियम। इसका क्या मतलब है कि यदि आप रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए किसी भी उपकरण को आयात करते हैं तो वो आपको छूट है। प्लस उसके बाद मरम्मत के लिए कोई भी लैपटॉप या पीसी आपका बिगड़ा हुआ है, उसके मरम्मत करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की आवश्यकता है तो इसे भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ये भी छूट है। उद्देश्य क्या है प्रतिबंध लगाने का? उद्देश्य यही है कि संभवतः जितने भी स्थानीय उत्पादन है उसको बढ़ावा देना और जो चीन से आयात होते हैं उस पर निर्भरता को कम करना, चीन से जो आयात की निर्भरता है उस पर कम करना। भारत के लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर्स, भारत के जितने भी लैपटॉप हो या पीसी, ये सब सारे जितने भी कंप्यूटर या पीसी हो, ये 70% 75% तक इंपोर्ट ही किए जाते हैं, यानी कि आयात ही किए जाते हैं। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर निर्देश। ये दिया है आईटीए के बारे में दिया है। तो आईटीए क्या है? आईटीए यही है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जितने भी हार्डवेयर्स हैं, आईटी इसका महत्व मतलब जो एग्रीमेंट हुआ है, भारत का जो पीएलआई चल रहा है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना चल रही है, उसके तहत जितने भी कंपनियां भारत के भीतर काम कर रही है उसका जो प्रोडक्शन है उसे प्रोत्साहित करना, प्लस महत्वपूर्ण सूचना और संरचना और इसकी सुरक्षा करना, जो भी डाटा मतलब इधर यहाँ इस देश से उस देश चले जाते हैं उसे भी सुरक्षित करना। भारत के अंतर्गत जो मेक इन इंडिया पहल चल रही है उसको भी बढ़ावा देना। इसका प्रभाव क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा जो भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण पर प्रतिबंध लगाया है? इसका प्रभाव ये होगा कि जो एप्पल और सैमसंग और एसर जैसी कंपनियां हैं इस पर असर पड़ेगा। इससे जो संभावित रूप से स्थानीय विनिर्माण है इसकी वृद्धि होगी। तो ये ITA 1 एग्रीमेंट है। तो ये तो 1996 में इसे स्थापित किया गया था, ITA को, इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट फर्स्ट। 1996 में इसे इस्टाब्लिश किया गया था। उस समय इसके सदस्य देश कितने थे? 29 सदस्य देशों ने मिलकर इसे स्थापित किया था। भारत 1997 में इस एग्रीमेंट में शामिल हो गया था, इस यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट फर्स्ट में शामिल हो गया था। इसका यही मतलब है कि जो भी आयात सदस्य देशों से आप आयात करते हैं तो आयात करने के बाद जो आपको आयात शुल्क है वो आपको जीरो रखना होगा, आयात शुल्क जीरो रखना होगा। तो भारत ने सोचा कि मैं शुल्क तो लगा नहीं सकता, तो उसने जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है उसे प्रतिबंध ही कर दिया, उसे चलो न लूँगा न तो शुल्क कम बेसी करना होगा। जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में जानेंगे, ये चर्चा में क्यों है। जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति ने जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है उसको 2024 की जो रथ यात्रा निकली थी उसके दौरान पुरी में जो 12वीं सदी का जगन्नाथ मंदिर के जो रत्न भंडार है, ध्यान दें, रत्न भंडार यानी खजाना, देखो जो 12वीं सदी का खजाना इसे पैक करके रखा गया है अंदर ही, मंदिर के अंदर 2-3 रूम में इसे पैक करके रखा गया है इस खजाना को, जिसे रत्न भंडार कहते हैं। इसमें खजाना है, रत्न आभूषण, ये सब सारी खजाना है। यह निर्णय उड़ीसा सरकार पर खजाना खोलने के दबाव के कारण महत्वपूर्ण भी है। ये सरकार लगातार खजाना खोलने के लिए दबाव भी बना रही है। तो इसलिए भारत जो जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति है वो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है उसको अनुमति दे दी है, उसे अनुमति दे दी है कि आप इस खजाना का निरीक्षण कर सकते हैं। तो ये जो प्रबंधन समिति इसने दिया है। तो पुरी में जगन्नाथ मंदिर के बारे में जानेंगे। इसमें बहुमूल्य आभूषण और पत्थर है, यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, बहुमूल्य पत्थर और धातु हैं और रत्न आभूषण भी हैं। अगर पुरी के लोकेशन की बात करें तो जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा के पूर्वी तट पर है, ध्यान रखिएगा, लोकेशन याद रखिएगा, उड़ीसा के पूर्वी तट पर स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जो भगवान विष्णु का स्वरूप, जो जगन्नाथ हैं उन्हीं समर्पित है, भगवान विष्णु के स्वरूप हैं जगन्नाथ जी, उन्हीं को समर्पित डेडिकेटेड मंदिर है। मंदिर का निर्माण कलिंग वास्तुकला शैली में हुआ है। एक शैली को भी याद रखिएगा, कलिंग वास्तुकला शैली के अंतर्गत जो उड़ीसा का पुरी मंदिर है उस शैली में इसका निर्माण हुआ था। इसमें जो अवंती के राजा थे इंद्रदुम्न, उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण शुरू कराया गया था और 1161 ईस्वी में इसका निर्माण जाकर पूरा हुआ। तो ये था जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में और इसके रत्न भंडार के बारे में। यदि जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।